फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम बात करेंगे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यूज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और स्टार्ट करते हैं। हाँ, इन दिस फिगर व्हाट यू एज्यूम, आप इस फिगर से क्या एज्यूम कर सकते हो। तो इस फिगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या। सबसे पहली बात तो ये हमको जानना होगा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक पिलर पे नहीं है। मतलब जैसे जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब एक एक पिलर, मतलब उसमें बायोकेमिस्ट्री मीन्स बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के बारे में हमको स्टडी करना है। उसी तरह से जूलॉजी है तो मतलब एनिमल वगैरह के बारे में स्टडी करना है। बॉटनी है तो प्लांट वगैरह के बारे में स्टडी करना है। उसी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो डिसिप्लिनरी है। इसमें मल्टीपल मतलब फील्ड के एरिया के लोग इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटेशनली साइंस है जो प्रोग्रामिंग वगैरह बनाती है। केमिस्ट्री हमारे बॉडी में हो रहा है मूवमेंट वगैरह में, या इन्वायरमेंट में कोई केमिकल वगैरह में चेंजिंग हो रही है उसको बनाने में। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, तो ये सब फील्ड मिल के बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनाता है। लेकिन इसका कोर जो है, कोर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जब बात की जाती है तो ये बायोलॉजी का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, स्टैटिक्स और कंप्यूटर का पार्ट है। यह सब अपना अपना कुछ पार्ट मिला करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स को बनाता है। अब आप पूछिएगा कि कंप्यूटेशनल साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो हाँ, तो जैसे प्रोग्राम वगैरह लिखने के लिए, एल्गोरिथम, डाटाबेस डेवलपमेंट के लिए, तो इस समय कंप्यूटेशनल साइंस की ज़रूरत पड़ती है। बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों इसमें पड़ती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसकी ज़रूरत पाथवे एनालिसिस के लिए, या डिफरेंट टाइप के पाथवे के डाटाबेस डेवलपमेंट करने के लिए। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पूरा है ही। स्टैटिक्स कोई भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड या कोई भी स्टैटिकल एनालिसिस करने के लिए, टूल वगैरह डेवलपमेंट करने के लिए, स्टैटिक्स और मैथमेटिकल एल्गोरिथम डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस तरह से जो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी पार्ट मिल करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप करने में हेल्प किया। और यह बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मतलब कंप्यूटेशनली थ्रू सॉर्ट आउट करना। मतलब बायो मीन्स लाइफ और इंफॉर्मेटिक्स मीन्स नॉलेज। तो जीवन के नॉलेज के बारे में जो जय सूचना, इसका हिंदी होता है। अगर बात की जाए तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, रिकॉर्ड करके रखना, इसका एनालिसिस करना, इसका इंटरप्रिटेशन करना, इसका आउटपुट देना, इसके लैग को जानना। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को बनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, वाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज नेसेसरी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत क्यों है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत, जैसे ये बहुत कुछ है इसमें लिखा हुआ है और आप भी देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, इस लाइन को आप देखिएगा ध्यान से। तो द नीड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज अराइज फ्रॉम द रिसेंट पब्लिकली अवेलेबल जीनोम इन्फॉर्मेशन सच एज रिजल्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत तब पड़ी जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ गया। अब हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ATGC का सीक्वेंस था। ये हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ATGC का सीक्वेंस था, उससे क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते थे। ATGC में तो कुछ हमको मिलने से रहा। तो लोगों ने देखा कि भाई ये एक जगह ATGC नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों मतलब लाइन्स है ATGC का। और ये है क्या, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानना। उस ATGC में जीन है कहाँ, तो वही गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन एनालिसिस टेक्सोनॉमी इवोल्यूशनली। मतलब हम प्राप्त करते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि जीन एनालिसिस
के थ्रू हम वो जीन फाइंड आउट करते हैं जो एक्सप्रेस हुआ, अप रेगुलेट हुआ, डाउन रेगुलेट हुआ, टेक्सोनॉमी मतलब उसके जनरेशन के बारे में देखते हैं, इवोल्यूशनरी वो चेंज हुआ, उसके बाद जैसे अलग अलग प्लांट में बहुत सारे प्लांट में वेरिएशन देखने को मिलता है। हम ह्यूमन जो है, ह्यूमन डायरेक्ट नहीं, हम ह्यूमन थे, हमसे पहले माइस थे, बंदर थे, ऐसे हमारा हमारा अलग एक फाइलम बना था। तो ये टेक्सोनॉमी हमको बताती है कि हम कितना डिफर थे, कब डिफर हुए, कौन से जीन या किस जगह पे म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से हम आज चेंजिंग हो जाए, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप स्टडी करोगे। उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रग डेवलपमेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का गोल क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनाने के पीछे इसका गोल क्या था? तो टू अनकवर द वेदर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन हिडन ऑफ द मास्क ऑफ सीक्वेंस स्ट्रक्चर लिटरेचर एंड बायोलॉजिकल डेटा। ये बोल रहा है कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो हिडन है, जो दिख नहीं रहा है, उसके बारे में स्टडी करना। जैसे सीक्वेंस के बारे में स्टडी करना, सीक्वेंस स्टडी करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे, और वहाँ पे म्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, गैप रीजन देख सकते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर उसका जब हमको पता चल गया कि इस सीक्वेंस के पोजीशन नंबर इतना पे मतलब कुछ डिलेशन हुआ या कुछ सब्सक्रिप्शन हुआ, सॉरी इंसर्शन हुआ या डिलेशन हुआ, तो फिर जब डिलेशन हुआ तो उसके वजह से अब किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले किस तरह का था। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी हम स्ट्रक्चरली करते हैं। लिटरेचर एंड बायोलॉजिकल डेटा, अब जो भी डेटा अलग अलग, एक डेटा से दो डेटा बनता चला गया, जैसे कि पहले सीक्वेंस था, फिर एमिनो एसिड में चेंज किया, फिर उसके स्ट्रक्चर में, तो इस तरह से डेटाबेस अलग अलग बनता चला गया। तो वहाँ हमको एक अलाइनमेंट किए, फिर उसका हम स्ट्रक्चर देखे, फिर उसका फंक्शन देखे, फिर उसका डेटा अलग अलग कैटेगराइज रूप में डेटा को अरेंज करके रखे, बायोलॉजिकल डेटा को। तो ये सारी चीज़ों के लिए बनाया गया। इट इज़ बिगिनिंग यूज नाउ एंड इन द for the area of molecular medicine। molecular medicine में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। it has environmentally benefit in identify waste and clean up bacteria। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में वैसे बैक्टीरिया या वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे इंसान के लिए हार्मफुल है, तो हम उसको क्लीन करेंगे, उस चीज़ को उस चीज़ को हम किसी तरह से इन्वायरमेंट से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर में प्लांट में मतलब वैसे प्लांट जिसका पैदावार कम हो रहा है, पानी ज़्यादा ले रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हम वहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह दे करके बना करके उस पर स्टडी करते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा है फील्ड गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कौन कौन सा फील्ड है जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है? तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, जीन थेरापी में। तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन में क्या है, जो हम लोग डॉकिंग वगैरह कराते हैं, लिगेंड्स प्रोटीन का मतलब स्टडी कराते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण, अगर साधारण लैंग्वेज में बोले तो एक पाइप है, पाइप में होल हो गया तो क्या होगा, जितना साइज का होल होगा उतना साइज से पानी का लीकेज होगा। तो अब हम इंसान क्या करता है कि उतना ही साइज पे या तो ग्लू चिपकाता है या तो टेप चिपका देता है, जिससे वह मतलब फिर से लीकेज कम हो जाता है या किसी चीज़ से बांध दिया जाता है। सेम वही हमारे बॉडी में कुछ डिजीज आ गई, किसी तरह की बीमारी आ गई और वो हमारे जीन को मतलब कि डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, उसी तरह का, अब वही सेम पाइप के केस में क्या था, लीकेज हुआ था हमारे शरीर में, वो डिजीज है एक लीकेज। अब उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो हम उसी साइज का हम एक लिगेंड बिल्ड करेंगे। अगर हम साइंटिफिकली लैंग्वेज में बात करें तो वो जो पाइप है जिसमें लीकेज है उसको रिसेप्टर बोलते हैं, एंड इन ए केस ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स। एंड जो होल है उसको हम लाइगेंड्स बोलते हैं। तो हम रिसेप्टर के अंदर लाइगेंड्स को फिट करने के लिए हम लोग डॉकिंग और मॉडलिंग करते हैं ग्रोमेक्स के थ्रू, उसकी बाइंडिंग एबिलिटी, जैसे कि
कितना साइज से फिट किया जाए। जैसे मतलब वो पाइप है, पाइप में उतना ही सेम साइज का अगर हम कोई होल पार्टिकल्स लगा मतलब डालते हैं या ग्लू डालते हैं तो पूरे उस सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, जिससे पानी फिर लीकेज नहीं करता। उसी तरह से हमारे बॉडी में उतना ही उस मॉलिक्यूल्स को वे मॉलिक्यूल्स में जो होल मतलब एक तरह से होल ना बोल के उस जो डिजीज है उस प्रॉब्लम को बाइंड आउट करने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम उसी तरह का एक लिगेंड्स बना कंप्यूटेशनली डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद में हम उसी तरह का रिसेप्टर के साथ जो रिसेप्टर जिस पोजीशन पे की वजह से डिजीज हो रही है वो रिसेप्टर फाइंड आउट करके उसी रिसेप्टर के साथ डॉकिंग करते हैं। डॉकिंग करने के बाद में हम लोगों को पता चलता है कि हाँ इसकी बाइंडिंग कैविटी इतनी है, इतने साइज पे अगर हम किसी भी इस तरह के लिगेंड्स को ड्रग मॉलिक्यूल्स के रूप में यानी दवा के रूप में, टैबलेट के रूप में इसको देते हैं तो वो डायरेक्ट उस पोजीशन पे फाइट करेगा, क्योंकि दवा जो है पूरे बॉडी में फैलता है और फैलने के बाद में जहाँ भी उसको उस तरह का प्रॉब्लम मिलता है वहीं चिपक जाता है, चिपक करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मेडिसिन में यूज होता है जीन थेरापी। जीन थेरापी अभी के टाइम में मतलब एक तरह से एक हाइपोथेसिस है कि जीन थेरापी जैसे जीन गन हुआ, आने वाले टाइम में लोगों का यह हाइपोथेसिस है कि मतलब हम एक हब जीन जो हमको पार्किंसंस, अल्जाइमर, बड़े बड़े बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन जिसकी वजह से पूरे सिस्टम ही ख़राब हो जा रहा है, मतलब उस जीन को टारगेट किया जाएगा तो वो जीन थेरापी के थ्रू डायरेक्ट उस जीन को थेरापी दी जाएगी, जिससे जो जीन सप्रेस हो गया था जिसकी वजह से पार्किंसंस किसी को हो गया अचानक से, किसी को डायबिटीज़ हो गया, अब डायबिटीज़ का दवा खा रहा है ठीक होने से रहा। और उसी तरह से हमको क्या बोलते हैं पैरालिसिस हो गया तो हम दवा खा रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन जीन थेरापी के थ्रू डायरेक्ट उस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डायबिटीज़ है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, कैंसर है। उस तरह से बहुत सारे को आइडेंटिफाई करके ये लोग उस जीन को जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है उस जीन को टारगेट करके उसको जीन थेरापी के थ्रू एक्टिवेट करेगा, जिससे वो जीन जो सप्रेस हो गई थी वो अब एक्सप्रेस होगा और फिर से वो फंक्शनली वर्क करने लगेगा, जो जीन थेरापी में हम लोग स्टडी की जाएगी। ड्रग डेवलपमेंट अभी तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन की बात की है, सेम वही है ड्रग डेवलपमेंट के में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जैसे अननोन पार्टिकल्स जिसके बारे में हमको पता नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बीमारी है पर उस बीमारी के बारे में अभी तक किसी ने स्टडी नहीं किया है, नया बीमारी जैसे कोरोना ये सब था, तो इस तरह से बहुत नई नई बीमारियां होती है तो उसका सीक्वेंसिंग कराई जाती है। सीक्वेंसिंग करा के उसके मॉडल को डेवलप किया जाता है कि इसका किस तरह का बिहेवियर होगा, तो उसका स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है मॉडलिंग के थ्रू। फिर उसकी मतलब उसकी बाइंडिंग कैविटी और एक्टिविटी देखी जाती है डॉकिंग के थ्रू। तो इस तरह से लोग ड्रग डिस्कवरी की तरफ मूव अप होते हैं। देन है माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशन। माइक्रोबियल जीनोम एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके जीनोम का अलग अलग डेटाबेस बना के उसका एनालिसिस करवा के रखना। जैसे अलग अलग जो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, आप लोग या तो डाउनलोड करके वो प्रोग्राम लेके वहाँ से डेटा माइक्रोबियल जीनोम डेटाबेस से आप डेटा लेकर के आगे काम कर सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में ये भी खुद में सबसे बड़ी बात है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है कि जैसे अभी हमारे इंडिया में ही पूसा यूनिवर्सिटी में जो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक नया प्लांट डेवलप किया था, किस चीज़ का, तो वो धान के पौधे का, जो उन्होंने एक ऐसे धान के पौधे का इन्वेंशन किया है जिसमें जैसे हमारे किसान लोगों को क्या था कि उन लोगों को मतलब धान का पौधा बहुत लंबा होता था जिससे पानी का रिसोर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी और पैदावार कभी कभी पानी की कमी हो जाने की वजह से पैदावार नहीं होता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई वैसे जिन को आइडेंटिफाई करो जो कम पानी में ज़्यादा पैदावार करे और जिसका हाइट भी कम हो। तो उनने तीन अलग अलग जिन को आइडेंटिफाई किया। जो पहला सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाला जिन, दूसरा जो सबसे ज़्यादा कम पानी में ज़्यादा मतलब एलाइव करने वाला, और तीसरा जो जिसका साइज छोटा हो।
और वो आइडेंटिफाई करके एक धान के पौधा को डेवलप किया और ये सक्सेस भी रहा और मार्केट में आजकल ये चल भी रहा है। उसी तरह से फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ माइक्रोब्स में भी इसका किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी तो है ही, बायोटेक्नोलॉजी तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सब पार्ट ही है देखा जाए तो। इवोल्यूशनरी स्टडी में जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के स्टडी में, बायो वेपन क्रिएशन में, तो ये सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका पार्ट है, फील्ड है। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो भी आता जाएगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। वह बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प कहाँ कहाँ करता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मॉडलिंग बायोलॉजी में। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, तो जैसे चूहा वगैरह पे जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डोज दिया जाता है, तो मतलब पहले चूहा को जो दवा दी जा रही थी उससे पहले उसका बिहेवियर क्या था और दवा जानने के बाद में उसका बिहेवियर क्या है, तो ये तो पता चल गया। पर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसमें कंपैरेटिव स्टडी करके उसको बताते हैं। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में भी इसकी यूज होती है। थर्ड में है जनरेशन बायोलॉजिकल डेटा में, और एनालिसिस ऑफ जीन एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन में भी कंपैरेटिव ऑफ जीनोमिक्स डेटा में यूज किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट ऑफ इवोल्यूशन में, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल पाथवे नेटवर्क इन द सिस्टम बायोलॉजी में, सिमुलेशन मॉडलिंग डीएनए आरएनए, तो ये सब में स्टडी की जाती है। जैसे जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में तो कंपैरेटिव स्टडी की जाती है जीनोम्स का, दो जीनोम्स, जैसे एक रिफरेंस जीनोम हो गया तो और एक डिनोवो जीनोम हो गया। तो रिफरेंस जीनोम में क्या हो गया कि वह जीनोम जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, जैसे कि हम ह्यूमन के जीनोम जो हमारे पास अवेलेबल है वहाँ से हम जीनोम ले लिए, जो रेफरेंस जीनोम है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जिनका पोजीशन, जिनका लेंथ वगैरह सब कुछ, जो अभी एनजीएस वगैरह में लोग करते हैं। और हम ना ये हम अपने बॉडी का, हमको मान लीजिए किसी को कुछ बीमारी हुआ, पार्किंसंस हो गया, एल्जाइमर्स हो गया, या मान लीजिए डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ की वजह से हमको देखना है कि किस पोजीशन पे कौन सा जीन अप रेगुलेट हुआ या डाउन रेगुलेट हुआ। तो हम अपना सीक्वेंसिंग कराए उस जीन का या उस पर्टिकुलर टिश्यू का या सेल्स का, जो भी है। तो कराने के बाद में हमारे पास हमारा अपना जीनोम आ गया। अब जीनोम को अलाइन करते हैं रेफरेंस जीनोम के साथ, तो अलाइन करते हैं तो वो पता चलता है किस पोजीशन पे पहले एग्जैक्ट रेफरेंस जीनोम में जिस पोजीशन पे जीन था क्या, अब वो जीन अपने पोजीशन से कितना वैरी कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए कौन कौन है जीन जो मतलब वैरी कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। उसी तरह से है एनालिसिस ऑफ जीन एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। इसमें प्रोटीन के एक्सप्रेशन को देखा जाता है, जीन के एक्सप्रेशन को देखा जाता है। जैसे माइक्रो एनालिसिस हो गया, जिसमें जीओ डेटा सेट हो गया, टीसीजीए डेटा सेट हो गया, यूपीजीए, यूसीएससी हो गया। तो अलग अलग डेटाबेस है जहाँ पे उसके एक्सप्रेशन को देखा जाता है। सेम कंडीशन में हो गया कंपैरेटिव ऑफ कंपैरिजन ऑफ जीनोम एनालिसिस। वही जीनोम डेटा की बात जब हो जाती है तो अब उसका कंपैरिजन कराना होता है, जो वहाँ पे हम बता दिए थे। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसमें भी की जाती है। उसी तरह से है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल पाथवे एंड नेटवर्क इन ए सिस्टम बायोलॉजी। मतलब अब हमको ये पता चल गया कि यह जीन की वजह से इसमें ये चेंजिंग हो गई। अब इसका पाथवे क्या है, किस पाथवे में वो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन देखा गया, कोई एक्सप्रेशन क्या था, तो ये सारी चीज़ें जो नेटवर्क उसका क्या हुआ, कितने कितने जीन के साथ, मतलब वो एक जीन के सप्रेस होने की वजह से कितने जीन सप्रेस हुए, जिसको अप और डाउन रेगुलेट की बात बात करते हैं। तो वह सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो सिस्टम बायोलॉजी का पार्ट कहलाता है। उसी तरह से लास्ट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मतलब स्ट्रक्चर बायोलॉजी का पार्ट है, ये इसमें सिमुलेशन मॉडलिंग और डीएनए आरएनए प्रोटीन पे स्टडी किया जाता है, जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन में आता है। अब यहाँ पे आप एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एटीजीसी का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की पहली बात होती है यहाँ, पहला सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एनालिसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, होमोलॉजी सर्चिंग करें, यानी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स है।
अब हमको पता चल गया कि इस स्ट्रक्चर मतलब सीक्वेंस इसका ऐसा है। अब इस सीक्वेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बिहेवियर के बारे में हमको पता नहीं है। तो स्ट्रक्चर जब पता करेंगे तभी तो हम इसका बिहेवियर पता करेंगे, इसका फंक्शन हम पता करेंगे। तो स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये पार्ट हो जाता है। जब हमको ये पता चल गया, एनालिसिस कर लिया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो एक डेटाबेस बना देते हैं जिसमें हम उसको स्टोर करके रखते हैं कि भैया आप इस तरह के बिहेवियर वाले आदमी का डेटाबेस ये है, जहाँ से आप ये एक्सेशन नंबर लो और इस पर क्लिक करोगे तो उस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, उस तरह का सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। तो ईजिली आप एक्सेस करके उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इस तरह से यह हमारा कुछ की पॉइंट्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, जो ईजिली लोगों को एक्सेस करने के लिए, ईजिली स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मतलब मिल जाती है डेटा। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये चार्ट बहुत मस्त है। इसमें क्या है, साइंटिफिक लिटरेचर। अब सबसे पहली बात होती है कि रिसर्च हो, हमको पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में। हमको तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं, अभी तो आए हैं। तो हम लोगों को क्या बोला जाता है, पहले कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सर्वे किया, कुछ लोगों ने लैक बताया, कुछ मेडिकल टीम ने जाके बताया, कुछ एरिया में जाके स्टडी किया। तो किसी कारण से मतलब डेंगू के केस में या किसी भी बीमारी के केस में गया तो देखा कि भाई यहाँ का कुछ इकोनॉमिकल स्थिति कम है, यहाँ की ये क्या बोलते हैं, इनकम कम है, इनका फूड एक्टिविटी मतलब जो खाने पीने का जो इनका साधन है वो अच्छा नहीं है, अच्छा मतलब एक तरह से जो जितना कैलोरी इनको चाहिए उतना कैलोरी नहीं मिलता। तो कहीं नहीं माल न्यूट्रिशन की बात हो रही थी। तो मतलब किसी तरह से कोई लिटरेचर रिव्यू में किसी ने सर्वे किया, किसी ने स्टडी की, किसी ने किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन दे दिया जिसमें यह पता चल गया कि इस तरह का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये बीमारी हुई। तो अब साइंटिस्ट लोग या रिसर्चर करता क्या है कि उसी के रेफरेंस को लेता है और उस पर स्टडी करना शुरू कर देता है। तो उस पर स्टडी क्या करता है, उसका फिनोटाइप स्टडी करता है कि उसमें देखता है कि जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे, सॉरी, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि फिनोटाइप्स क्या है। तो जैसे दो फ्लावर है, एक वाइट कलर का, एक रेड कलर का। तो इन्होंने देखा होगा कि भाई हनी भी तो एक ही है, फ्लावर पे जा रहा है, तो किसी का कलर लाल और किसी का कलर वाइट क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो उसको स्टडी करने के लिए उनके बिहेवियर के बारे में देखा होगा। तो वो देखे होंगे क्या, टेक्सोनॉमी फिर उसका देखे होंगे कि किस किस तरह का मतलब इंसेक्ट होगा जो उस पर जा रहा होगा, बैठता होगा। हर फ्लावर पे हर तरह का इंसेक्ट नहीं बैठता है ना, या हर तरह का मतलब बर्ड्स वगैरह नहीं जाती है, या किसी तरह का भी ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को नहीं खाता है। जैसे घोड़ा घास खाता है, किसी पेड़ को तो नहीं खाता। तो वही चीज़ें हैं कि उनके कौन किसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखता है और उसकी डाइटिंग कैसी है वो हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बारे में अब हमको पता चल गया कि इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये लाल हो रहा है, काला हो रहा है, जो भी है, या ये बीमारी हो रही है। तो हम उस डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये वाले की वजह से ही ये डिजीज हुई है, जिसका कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसमें 2-3 टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये डिजीज डायरेक्ट इससे मैच कर मिल रहा है और इससे मिल रहा है और इससे मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि भाई आप जो है इसके केमिकल के बारे में पहले स्टडी करो, 3-4 चीज़ें स्टडी करनी होगी अब इसके बारे में कि भाई इसका केमिकली जो चेंजिंग हो रही है उसके बारे में देखो। फिर उसके बारे में इसके प्रोटीन सीक्वेंस के बारे में देखो जो सीक्वेंसिंग करा है, इसका जेनेटिक वेरिएशन के बारे में देखो कि किस वजह से ये चेंज हुआ, जीनोमिक सीक्वेंस के बारे में देखो कि कौन से सीक्वेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आई। फिर जब उसको पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे केमिकली रिएक्शन की वजह से इतना सारा चेंजिंग हुआ, जीनोमिक सीक्वेंस में चेंजिंग हुआ या जो भी चेंजिंग हुआ, तो अब उसको बायोकेमिकल पाथवे के बारे में देखते हैं। भाई ये पाथवे किस किस में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। मान लीजिए पैर में किसी का प्रॉपर में जन्म के समय में ही विकलांग हो गया, तो ये बहुत सारा मतलब कोई भी तरह का प्रॉब्लम बाद में भी और पहले भी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे में डिफेक्ट आते हैं और बाद में भी जो इन्वायरमेंटली हमको बीमारियां जो भी होती है तो उसमें भी वो क्या लैक है वो देखा जाता है। तो बायोकेमिकल पाथवे हम देख लिए कि हाँ इस पाथवे में डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि हमारा
या डाइजेस्टिव हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ये है तो उसमें कहीं तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो पेप्सिन लाइपेज एमाइलेज का वो केमिकली पाथवे एनालिसिस करके देखते हैं तो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं, भाई ये इस तरह का प्रॉब्लम इसको है और इस तरह का स्ट्रक्चर था, अब इसका हम इस तरह का सीक्वेंस था तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखने के बाद में वही कहानी यहाँ पे आ जाती है। अब जीन प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे ये में इसमें टेक्सोनॉमी में जो है सीक्वेंसिंग करा के उसका जीन प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि ये जीन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आप एक ओवरव्यू ये हुआ कि आप किसी भी काम को करने से पहले लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं। लिटरेचर रिव्यू पढ़ने का मतलब है कि भाई सोसाइटी में मतलब सोसाइटी ना बोल के ओवरऑल वर्ल्ड में किस तरह रिसर्च हो रही है, किस टॉपिक पे ज़्यादा हो रही है, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ऑफ रिसर्च क्या है और आप सोसाइटी को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, आप ये दुनिया को क्या बेनिफिट दे सकते हैं रिसर्च के थ्रू। तो आप उस प्रॉब्लम को लिटरेचर रिव्यू में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि उन्होंने ऐसे किया था और सेम केस हमारे इंडिया में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हम उस प्रॉब्लम को उन्हीं के रेफरेंस को लेते हुए आगे हम अपना आइडिया बिल्ड करते हुए हम नया कुछ कर देते हैं सोसाइटी के लिए। तो वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नया रिसर्च कहलाता है। हाँ, ये है एक पार्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहला क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, एक्सप्रेशन एनालिसिस, जीनोम, और ऐसे करके मतलब सब है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जीनोम मैपिंग भी करवाते हैं, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन भी करवाते हैं, आईपीआर डेटा भी करवाते हैं। जैसे आईपीआर का मतलब क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। अब कोई भी डेटा आपने मेहनत किया, आपका रिसर्च था, आपने कुछ नया जीन आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस जीन के बारे में जो भी खोज किए उस पर अधिकार किसका होगा, आपका होगा। तो उसके लिए एक राइट्स होता है कि भाई ये सीक्वेंस आपका है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट से या कहीं ना कहीं से आपको कुछ अथॉरिटी मिली हुई है, कुछ है आपके पास प्रूफ कि ये आपका ही है। तो उसके लिए आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। साइंटिफिक मेथड में बात करें तो इसमें हम पेटेंट करवाते हैं कि यह जीन हमने इतने तारीख को इतने बजे इस लैब से आइडेंटिफाई किया और इस पेपर में हम लोगों ने पब्लिश किया, तो यह जीन का इन्फॉर्मेशन मेरे नाम से पेटेंट होता है। तो मेरा अधिकार रहेगा ओवरऑल वर्ल्ड में कि मैंने ये जीन को आइडेंटिफाई किया, और कहीं भी जाएंगे तो उस जीन के बारे में जब हम बताएंगे तो गर्व से बताएंगे कि ये जीन हमने आइडेंटिफाई किया, जिसका जो इस तरह की बीमारी को कॉजेज कर रहा था, जिसका ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, वो सारी चीज़ें पे आप स्टडी कीजिए। और ओवरऑल चीज़ें हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन के काम में, डेटा मैनेजमेंट में, डेटा इंटीग्रेशन में, ग्राफिक्स एंड बायोलॉजी में, सीक्वेंस एनालिसिस में, प्रोफाइल जनरेशन में, तो ये सब है जो आगे चल के हम बताएंगे। उसी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में उधर भी बता दिए थे, वही चीज़ है। हाँ, अब स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, तो ये हम चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम सीक्वेंस। सीक्वेंस से स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करेंगे कि भाई कोई भी सीक्वेंस है एटीजी का या एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस से किस तरह का इन्फॉर्मेशन होगा। तो इन्फॉर्मेशन पहला मिलेगा हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें हम अल्फा हेलिक्स बीटा शीट की बात करते हैं। होमोलॉजी मॉडलिंग एथेडिंग दूसरा होगा। तीसरा हो एबिनेसियो 3D प्रिडिक्शन। उसी तरह से एनालिसिस अब करेंगे 3D स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे, दो स्ट्रक्चर के बीच के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। प्रिडिक्शन हम फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स लगाएंगे, फिर जिसमें हम उसके मतलब एटम्स के साथ मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन देखेंगे एवरी सेकेंड, नैनो सेकेंड पे, पिको सेकेंड पे हम लोग लगाते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड डॉकिंग। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर डाटाबेस में हमारे पास नया एक डेटा हम बना दिए, हमको लग गया कि हाँ ये प्रोटीन नया है, तो हम RCSB यानी कि प्रोटीन डेटा बैंक में उसको अपलोड कर देते हैं और उसका पेटेंट हम लोग ले लेते हैं। तो यह सारी चीज़ें स्टडी कराएंगे जो बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में हम बता रहे थे। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है इसका अलाइनमेंट। बायोइन्फॉर्मेटिक्स तीन मतलब डेटाबेस के बेस पे तीन
मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक में सीक्वेंस, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा है फंक्शन। अगर सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के बेस पे जब इसको बात की जाए तो यह 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सीक्वेंस एनालिसिस, कंपैरेटिव जीनोमिक्स एनालिसिस, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर, जो एनजीएस का पार्ट हो जाता है। उसी तरह से जब हम बायोलॉजिकल डेटाबेस में की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डेटाबेस 2 तरह के होते हैं। यहाँ तो हम क्या किस पे बात किए, यहाँ उनके बिहेवियर पे बात किए कि सीक्वेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया। तो इस तरह से फिर बायोलॉजिकल डेटाबेस अब जो भी है वो डेटाबेस 2 तरह का होता है। एक प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस होता है, एक सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस होता है। प्राइमरी डेटाबेस वह डेटाबेस होता है जो डायरेक्ट लैब के थ्रू मिलता है। मतलब हमें एमिनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड का जो भी सीक्वेंस है वो डायरेक्ट लैब के थ्रू मिलता है। इसमें कुछ मतलब हम लोग सीक्वेंसिंग करा के लाते हैं डायरेक्ट, जिसमें न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस हो गया और एक प्रोटीन डेटाबेस हो गया। यहाँ पे लिखा हो है, थोड़ा सा मतलब अलाइनमेंट की वजह से ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली ये पीपीटी में है ना, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। उसी तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम प्रिडिक्ट करके अलग अलग सब कैटेगराइज करते हैं किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो वहाँ पे हम उसको सेकेंडरी डेटाबेस कहते हैं। जैसे प्रोसाइट हो गया, प्रोफाइल हो गया, प्रिंट हो गया, पी फार्म हो गया, ऐसे करके अलग अलग डेटाबेस है जिसका अलग अलग अपना अपना काम है, जो आगे हम बताएंगे। अब डेटाबेस जो है वो वर्ल्ड वाइड में 2 तरह का जो डेटाबेस है, मतलब डेटाबेस तो अलग अलग बहुत सारा है, पर प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड टाइप डेटाबेस और प्रोटीन 2 तरह के डेटाबेस है अवेलेबल। इसके अलावा और कोई है नहीं जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेस को ये करता है। प्राइमरी डेटाबेस में जो है, अगर न्यूक्लियोटाइड टाइप डेटाबेस की बात की जाए यहाँ पे, तो 3 तरह के डेटाबेस होते हैं। EMBL नीचे आ गया, सॉरी, वो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी उसको बोलते हैं। जीन बैंक और डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान। तो ये 3 हैं जो न्यूक्लियोटाइड टाइप डेटाबेस है। और उसी तरह से प्रोटीन डेटाबेस में जो है न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी न्यूक्लियस बोल रहे हैं, सॉरी, सीक्वेंस टाइप डेटाबेस है, इंटरेक्शन डेटाबेस है और स्ट्रक्चर डेटाबेस है। तो प्रोटीन डेटाबेस में सीक्वेंस टाइप डेटाबेस जो है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि यूनिपॉट हो गया, प्रोफाइल हो गया और स्विच पॉट हो गया। ये 3 तरह के डेटाबेस है जो सीक्वेंस, प्रोटीन के सीक्वेंस को एनालिसिस, मतलब वहाँ से हम रिपोजिटरी कर सकते हैं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डेटा को ले सकते हैं। उसी तरह से इंटरेक्शन मतलब नेटवर्क टेस्टिंग डेटाबेस हुआ, बायोग्रिड हुआ और साइटोस्केप हुआ। यह डेटाबेस जो है और टूल जो है जहाँ से हम लोग इंटरेक्शन देख सकते हैं हर जीन का, हर प्रोटीन का, कि वो प्रोटीन एक दूसरे के साथ कितना इंटरलिंक है। उसी तरह से स्ट्रक्चर, तो जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि एक पीटीबी हो गया, कैथ हो गया और स्कोप हो गया। तो इस तरह से इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है, यही डेटाबेस पे ही से ही हम डेटा एक्सेसन करते हैं। कहाँ से कौन सा डेटा लेना है, किस तरह का डेटा चाहिए, अलग अलग डेटाबेस का अलग अलग एक्सेसन नंबर होता है। जैसे ये EMBL का अपना अलग होगा, जीन बैंक का अपना अलग होगा, DDBJ का अपना अलग होगा, PDB का अपना अलग होगा, स्कोप का अलग होगा, यूनिपोर्ट का अलग होगा, स्विचपोर्ट का अलग होगा। तो इस स्ट्रिंग का अलग डेटाबेस का एक्सेसन नंबर होगा। तो इस तरह से सब अलग अलग एक्सेसन नंबर से, एक्सेसन नंबर अलग अलग होने का एक कारण ये है कि ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह इस डेटाबेस से है, तो वहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एनालाइज DNA, RNA, प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें इसके इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में तो बात कर लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी डेटाबेस है वो 2 तरह के से हम यूज कर सकते हैं, या तो वेब बेस्ड डेटाबेस यूज कर सकते हैं या कमांड लाइन।
ऑन द बेसिस ऑफ लिनक्स। तो जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन होता है वो प्रोग्राम लिखता है और उस प्रोग्राम से वो डेटाबेस से एक्सेस करता है उस तरह से। जैसे यहाँ पे वेब बेस में आप देख रहे हो सेंट्रल रिसोर्स में NCBI EMBL और DDBJ जो NCBI पे अवेलेबल होता है, जहाँ से हम INSDC है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस का एक कोलैबोरेशन है जो ये तीनों चारों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करता है। उसी तरह से जिनोम ब्राउज़र है NCBI UCSC इनसेम्बल है, GUI सरफेस GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर है जैसे मेगा हो गया, बायोमार्ट हो गया, RStudio हो गया। उसी तरह से NGS के लिए गैलेक्सी टूल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उसी तरह से सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, कमांड लाइन के लिए सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, सीक्वेंस, प्रोटीन एंड जीनोम स्टडी करने के लिए आप ना कमांड लाइन से भी ये कर सकते हैं। फिर उसी तरह से है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो है बायो पर्ल है, पाइथन है, आर है, बायो पाइथन है, इस तरह से अलग अलग है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टूल भी है अवेलेबल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो। तो इस तरह से अलग अलग डेटाबेस है और यहाँ पे उसका लिंक भी दे रखा है। जैसे आपको NCBI पे जाना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करो ncbi.nlm.nis.gov, या डायरेक्ट NCBI भी डालोगे तो आ जाएगा। EMBL पे जाना है तो EMBL डायरेक्ट लिखो तो EBI लिखोगे तो आ जाएगा। इनसेम्बल पे जाओगे तो इनसेम्बल भी लिखोगे तो आ जाएगा, नहीं तो ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अलग अलग डेटाबेस पे अलग अलग लिंक है उसका और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे जैसे चैप्टर वाइज है दिया हुआ है टॉपिक, अगर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो उसमें आप डायरेक्ट क्या करो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देखना है किसी का, तो ये आप 2-3 डेटाबेस पे जाके आप स्टडी कर देख सकते हो। उसी तरह से आप पेयर वाइज अलाइनमेंट की बात करते हो तो ब्लास्ट कर सकते हो। ब्लास्ट में अगर कमांड लाइन से जाना तो ब्लास्ट प्लस कर सकते हो, ब्लास्ट पाइथन बायो पाइथन कर सकते हो, नीडलमैन और ऊंच या वाटरमैन एल्गोरिथम अप्लाई करके आप कर सकते हो। उसी तरह से तो ब्लास्ट है तो ब्लास्ट तो सर्वर भी है। डेटाबेस सर्चिंग की जब बात की जाती है तो अलग हम्बर एक है जो अभी के टाइम में ख़त्म, आप तो अब कहीं से भी डेटा वगैरह ले सकते हो। उसी तरह से मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए भी है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए मेगा टूल है, या क्लस्टर W भी बन गया आजकल। क्रोमोजोम्स के लिए गैलेक्सी देखते हैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। NGS के लिए गैलेक्सी देखते हैं, सैम टूल है। तो इस तरह से बहुत एडवांस मतलब एडवांस नहीं, दोनों तरह का आप वेब बेस भी आप कर सकते हो। अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन नहीं, आप प्रोग्रामर नहीं अच्छे और आपको काम करना है उसी टॉपिक पे, तो आप वेब सर्वर को यूज करते हुए या GUI यूज करते हुए आप काम कर सकते हो। और एक गुड बायोइन्फॉर्मेटिशियन को तो कमांड लाइन पे ही बेहतर काम करना चाहिए जिससे उसका प्रोग्रामिंग स्किल बना रहे। उसी तरह से INSDC की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। यह 3 ग्रुप में बटा हुआ है, जीन बैंक, EMBL और DDBJ में। EBI में जो है इंसेम्बल जीनोम्स है जिसमें इन्वर्टिब्रा, मेटाजोआ, फंगस, प्लांट एंड बैक्टीरिया का जीनोम रखा गया है। यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काई है ENI जिसमें है EMBL बैंक ट्रेड और आर्काई और सीक्वेंस रीड आर्काई SRA फाइल रखा गया है। यूरोपियन जीनोम फिनोमेना आर्काई EGA हो गया। तो ये सब ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगा आप लोगों को, पर बेसिकली बता दे रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज है और क्या क्या रखा गया है। जैसे DDBJ जापान में, DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। इसकी भी एक लंबी कहानी है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन गया ना, तो उससे पहले लोगों ने अलग अलग कंट्री का ना अपना ये लगा कि हम अपना जीनोम अपने पास रखेंगे और किसी दूसरों को नहीं देंगे। तो यूरोपियन कंट्री ने अपना EMBL बना रखा था, तो वहाँ पे अपने कंट्री का जितना जीनोम था वो वहाँ पे रखने लगा। सॉरी, जापान वाले ने अपने रखने लगा। तो अलग अलग कंट्री अपना जीनोम अपने साइड पे जब रखने लगा तो दिक्कत यही हो गया कि भाई सब कंट्री तो अपना रख रहा है, तो फिर तो हम लोगों का क्या होगा, अदर कंट्री का क्या होगा। तो एक समझौता 2008 में हुई जिसमें यह बताया गया कि नहीं, एक दूसरे को कोलैबोरेट किया जाए। जो INSDC अभी बात जिसकी कर रहे थे,
या INSDC जो है, यह एक संस्था बनाई गई जिसमें यह समझौता किया गया कि नहीं, डेली बेसिस पे एक दूसरे पे NCBI एक जिन बैंक को NCBI बना दिया गया और तीनों EMBL और DGBJ को बोला गया कि आप पे कुछ मतलब कुछ भी मतलब मतलब आप पब्लिश करते हैं या किसी तरह का डेटा स्टोर करते हैं तो वह डेटा NCBI पे भी दिखे, शो हो। तो यानी डेली बेसिस पे अपडेटेड NCBI पे, EMBL पे, DGBJ पे हो रहा है। मतलब कहीं पे भी आप अपलोड करो डेटा, आपको तीनों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया गया, इसीलिए इसका इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन रखा गया है, जिसमें जिन बैंक, EMBL और DGBJ आए। अब थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो ये हिस्ट्री तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है पड़ेगा। तो जैसे हिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को पॉलन हैंगवन एंड बेन हार्सपन ने 1970 में डेवलप किया था। NCBI को नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जो इसका फुल फॉर्म होता है, 1988 में डेवलप हुआ। EMBL 1980 में बन के तैयार हुआ था, यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं। जिन बैंक था 1979 में बन गया। उस तरह से DGBJ 1986 में बन गया, DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। और PIR प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है वो 1984 में बन गया। NBRF नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने इसको बनाया था। स्विसपॉट 1986 में बन गया था। PDBJ प्रोटीन डाटा बैंक जो है 1971 में बन गया था। उसी तरह से कैथ क्लास आर्किटेक्चर जो था 1990 में बन के तैयार हो गया। स्कोप था 1994 में बन के तैयार हो गया। GEO जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस 2002 में तैयार होकर बना। उसी तरह से प्रोसाइट है, प्रोफाइल इंटरप्रो है। तो सब अपना अपना डेटाबेस बना के रख दिया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।